नमस्कार, मैं पीजी न्यूज़ से जय पांडे। इस समय मैं फिर मराठी पत्रकार संघ में हूं और अवेकन इंडिया टीम आज फिर हमारे साथ में है और आज हम फिर एक गंभीर मुद्दे के ऊपर बात करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे जो कि सामाजिक है, लोगों के हित के लिए है। आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा देखिएगा और ये इससे आपको जानकारी मिलेगी। तो हम वैक्सीन को लेके कुछ सवालात हम लोगों से पूछेंगे जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, कुछ रिसर्चर भी होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इनको वैक्सीन के बारे में डिटेल्स पता है। तो आज हम इन लोगों से ऐसे सवाल पूछेंगे जो शायद आपको सुन के आश्चर्य होगा, वो जान के उसके बारे में आपको आश्चर्य होगा। तो सबसे पहला सवाल हम यहाँ से शुरू करेंगे। आप सर डॉक्टर? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ। ये है आईआईटी मुंबई से जो है और सर से हम पहला क्वेश्चन करेंगे कि सर जो अवेकन इंडिया मूवमेंट जो टीम है इतने समय से जो है लड़ाई कर रही है कोविड के वैक्सीन के खिलाफ और अदर्स वैक्सीन के खिलाफ, ऐसा नहीं कि कोविड के वैक्सीन के ही खिलाफ है, ये कोई भी वैक्सीन है उनके खिलाफ इनके मुहिम चल रही है जो कि प्रयास कर रहे हैं कि वे जो डेथ हो रही है या फिर इसके दुष्प्रभाव जो पड़ रहे हैं लोगों के ऊपर, शरीर के ऊपर, जीवन के ऊपर, वह जो है दूर किया जाए। तो सर इनका कहाँ तक प्रयास चल रहा है और कितना सक्सेस है? देखिए, मैं पहले ये बोलना चाहूँगा, it is not so much against vaccine, at least from my perspective, it is more for evidence based. सर नहीं लिए जा रहे हैं। सर एक मिनट, सर आप कह रहे हैं लेकिन लोगों को तो समझ में यही आ रहा है ना कि आप वैक्सीन के खिलाफ हैं। हाँ, हम तो ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, मेरा स्टैंस है जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो एविडेंस के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन हमको ये कोविड के टाइम पे ज़्यादातर देखने को मिला कि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक एविडेंस के खिलाफ हैं। जैसे कि आपने जो उदाहरण लिया था, एएम ने कई सारे केसेस फाइल किए हैं वैक्सीन मैंडेट के अगेंस्ट। आप सोचेंगे कि हमारे देश के कानून के मुताबिक मैं आपको तिरुपति का लड्डू देता हूं तो वो भी मैं फोर्स नहीं कर सकता। सर संक्षिप्त में बताएं क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता है। आप संक्षिप्त में बताएं जो वैक्सीन का क्या दुष्प्रभाव था और उसके ऊपर हम लोग कहां तक लड़ चुके हैं और अभी तक कितना नुकसान हो चुका है। वैक्सीन का पहला रोल होता है इन्फेक्शन को रोकना, डिसीज़ को रोकना, लेकिन कोविड का वैक्सीन ये सब काम नहीं करता है, उसका ट्रायल भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो उसको वैक्सीन बोलना ही मतलब मेडिकल सेंस से इट डजंट मेक एनी सेंस मेडिकली साइंटिफिकली, ठीक है। तो जो खुद ही नहीं पास हुआ, नहीं आपका कहना का मतलब है जो खुद ही पास नहीं हुआ और उसे जो है प्रमोट किया जा रहा है सरकार द्वारा, अदर द्वारा, जो कॉमन सेंस का टेस्ट हो जाता है। आपको बोला जा रहा है कि आपका वैक्सीन तभी काम करेगा जब तुम्हारा नेबर भी वैक्सीन लेगा। ये कैसे कॉमन सेंस का कुछ कॉमन सेंस के खिलाफ है ना। तो वैक्सीन काम नहीं कर रही थी, इसी को लेके सब वैक्सीन मैंडेट लगा रहे थे। जो लोकल ट्रेन में जो वैक्सीन मैंडेट लगाया गया उसका क्या लॉजिक था? तुम्हारा वैक्सीन तभी काम करेगा जब बाकी सब लोग लेंगे। ऐसा कोई दवा होता है जो तभी काम करेगा जब बाकी सब लोग लेते हैं? ऐसा इसका ये कॉमन सेंस का टेस्ट हो जाता है। मैडम मेरा आपसे सवाल है क्योंकि आप इस पीरियड में हॉस्पिटल्स में रहे हैं, आईसीयू में रहे हैं, आपने बताया है, तो सबसे पहले आपका परिचय बताएंगे और वहाँ के बारे में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिली। हाँ, मैं डॉक्टर वीना हूँ। मैं एनेस्थेटिस्ट के रूप में बहुत साल से काम किया है। एक्चुअली हमने जब वैक्सीन रोल आउट हुआ तो हमने पहले ये देखा कि हम खड़े रहे कि नहीं लेंगे, पर पूरे डॉक्टर्स गिर गए, सब ने ले लिया। एंड हमको ये बात समझ में नहीं आई कि mRNA वैक्सीन पहली बार हमको 40 साल में मिल रही है एंड उसके कंटेंट्स नहीं मालूम, ट्रायल नहीं हुआ, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मालूम, कैसे पूरे डॉक्टर्स अंदर गए, तो बाद में पता चला कि ये पूरा डर का माहौल था एंड काफ़ी लोगों को पैसे भी दिए गए। मैडम एक सवाल मेरा है, क्या डॉक्टरों के ऊपर भी पब्लिक विश्वास ना करे? क्योंकि ये जो है पेंडेमिक जो भी लाया गया वैक्सीन, डॉक्टर को भी नहीं पता था। डर एक ऐसी चीज़ होती है कि वो खुद जो है वैक्सीन जाके लिया लोगों ने, जैसा मैडम बता रही हैं। तो कहने का मतलब आप कोई भी वैक्सीन लगवाइए तो सबसे पहले खुद सोचिए
पढ़ा लिखा पागल होता है, ये आप समझिएगा, भले वो समझदार है, क्योंकि इससे प्रूफ होता है कि वो पढ़े लिखे जिसके ऊपर हम विश्वास करके इलाज के लिए जाते हैं, वो खुद डर के हमारे वैक्सीन लिए। और आज जो है जब उनको हकीकत पता चलती है अवेकन इंडिया मूवमेंट के मुहिम के द्वारा, इनके टीम के द्वारा और रिसर्च के द्वारा, डॉक्यूमेंट्स के द्वारा जब पता चलता है, तो आज लोग पछता रहे हैं। लेकिन उसके जो है वैक्सीन के असर जो उनके बॉडियों में है, तो आज हम ये भी लोगों से जानेंगे कि इसको निकाला भी कैसे जाए। ले तो लिया है, लेकिन निकाला कैसे जाए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम उन चीज़ों को समझेंगे और चीज़ें क्या हुई। मैडम, किस हिसाब से लोगों का डेथ हुआ और कैसे पेशेंट आते थे और जाते थे, किस मात्रा में आते थे, वो थोड़ा डिटेल में बताइए आप। हाँ, पूरे डॉक्टर्स को पहले वैक्सीन दे दिया गया एंड उसके बाद ना सबको कर्टन्स वगैरह लगाए गए हमारे आउट पेशेंट में, स्क्रीन्स। आप पीछे से खड़े होके पेशेंट को देखो, कैसे देख सकते हो? हमारी तो आदत है कि पल्स देखते हैं, पेशेंट का चेहरा देखते हैं, गले के अंदर टॉर्च डालते हैं, स्टेथोस्कोप सीने पे रखते हैं। ये सब नहीं करके हम कैसे पेशेंट को देखेंगे? तो है ना, हम फाइट करके पिछवाड़े दरवाजे से हर पेशेंट को हम छू के देख रहे थे। उससे क्या हुआ, शायद हमारे में काफ़ी इम्यूनिटी आ गई, बिकॉज बहुत सारे कोविड पेशेंट्स को हैंडल भी किया था एंड उससे हम बीमार नहीं पड़े। पर जितने भी डॉक्टर्स वैक्सीन लिए थे वो लोग को, उनको कोविड हुआ एंड वो एडमिट हुए हॉस्पिटल्स में। तो तब पता चला कि ये काम ही नहीं करता है एंड उतने में न्यूज़ बाहर से आने लगी पूरा कि दूसरे देशों में बहुत लोगों ने बैन किया। जैसे सर बता रहे थे, जापान में तो लिख ही दिया इंजेक्शन के बॉटल पे कि इससे हार्ट का प्रॉब्लम, मायोकार्डाइटिस होता है, तो उन्होंने जिनको लेना है सोच के लीजिएगा बोल के जापान की गवर्नमेंट ने बता ही दिया था सबको। वैसा पर हमारे यहाँ क्या चल रहा था, जो मुहिम चल रही थी वो थी सबको डराना, ढकलना। आप ऑफिस नहीं आ सकते। जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे हमारे बेंगलोर में पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वर्क फ्रॉम होम करते हुए भी उनको घर में बैठ के अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना था, तभी उनका सैलरी एनकैश होता था। यहाँ तक ज़बरदस्ती की जा रही थी। मेरा मतलब ये सब सारी चीज़ें थी। मैं डॉक्टरों के बारे में और क्या स्कैम हुआ हॉस्पिटल द्वारा, मैं वो जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप एक हॉस्पिटल में एम्प्लॉय थे, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, बराबर। तो मैं वही बताई थी पहले ही कि WHO का हम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे। पहले आइवरमेक्टिन और ये दे रहे थे HCQ एंड उसके बाद उसको विड्रॉ किया गया एंड रोज़ नया प्रोटोकॉल आता WHO का एंड उसको मैंडेटरी बनाया गया था हॉस्पिटल के प्रोप्राइटर के थ्रू। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आपको वो WHO के प्रिंट निकालो और फिर ICU में जाके ट्रीट करो। तो थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि स्टेरॉइड्स लगाए गए और उसके बाद रेमडेसिविर लगाया गया एंड हर डेथ को, जैसे पहले मैंने बताया था, हर डेथ को हमको कोविड डेथ ही लिखना पड़ता था। शायद किसी भी कारण वो मौत हुई हो, कोविड डेथ ही उसका नाम होता था। तो क्या जो वैक्सीन आप लोग देते थे, तो आप लोग आपकी मर्जी से नहीं देते थे, आपके नॉलेज से नहीं देते थे, या WHO के कहने पे आप देते थे? हम लोग वैक्सीन दिए ही नहीं किसी को। एक्चुअली वैक्सीन का एक अलग रूम सेटअप किया गया था, वहाँ पे एक वैक्सीन डिलीवरी फोर्स जैसा था एंड वो जो कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है ना, वो लोग वहाँ पे रोज़ का वैक्सीन का कोटा ले आते थे एंड वो सिस्टर्स के थ्रू लगवाया जाता था। हमको बीच में आने ही नहीं दिया, डॉक्टर्स का कोई रोल ही नहीं था। हमने एक्चुअली किसी को ये भी नहीं बताया कि लो या मत लो, हमको वहाँ पे जाना आना ही मना था। तो इलाज किस हिसाब से करते थे डॉक्टर? मतलब एक सेल जैसा क्रिएट किया गया था, एक अलग ही रूम सेटअप किया गया था हर हॉस्पिटल में, वैक्सीन रूम बोल के। तो वो अलग से एंट्री, अलग से एग्ज़िट था। वो हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट, पेशेंट का अंदर आना जाना, डॉक्टर्स का अलग रास्ता था, वैक्सीन रूम का अलग ही रास्ता था एंड उसको वैक्सीन का देख रेख पूरा गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा था। तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे या प्राइवेट हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में। तो अभी भी आप हैं कार्यरत, या फिर आपने जॉब, आप रिटायर हो गए ऐसा कुछ? वहाँ से बाहर निकली बिकॉज मैं वैक्सीन ली नहीं एंड 66 इयर्स होने के कारण मेरे को ICU में जाने नहीं दिया विदाउट वैक्सीन। मैंने मास्क नहीं पहना, PPE किट नहीं पहना, वो सब मैं ये कर रही थी ना, मान नहीं रही थी ना, तो मेरे को वहाँ पे काम करने नहीं दिया। तो मैं बोली मैं करूँगी तो ऐसे करूँगी, नहीं तो बाहर निकलूँगी। आज आप कैमरे के सामने बोल रही हैं, तो आज की वीडियो के बाद आपको लगता है कि आपको कुछ कॉल्स आए या फिर आपके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, ऐसा कुछ? क्योंकि एक हॉस्पिटल के बारे में आप बता रही हैं, इस पे आपका क्या कहना है?
नहीं मेरे को तो लोगों की जान बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड सच बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हॉस्पिटल मेरे पे जो एक्शन लेना है लेने दीजिए। आई डोंट। तो क्या आप हॉस्पिटल का नाम भी बताना चाहेंगे कैमरे पे या फिर? ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज़ बैंगलोर में तो इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं। एक छोटा हॉस्पिटल जो 80 बेडेड का हॉस्पिटल जो मैं काम कर रही थी, उसका नाम लेके किसी को कुछ ना फ़ायदा होगा ना कुछ होगा, सो छोड़ देते हैं हॉस्पिटल का नाम। जैसे कि इन्होंने बताया कि हॉस्पिटल का नाम तो नहीं इन्होंने बताना चाहा, लेकिन इन्होंने इन्फॉर्मेशंस दी कि किस हिसाब से हॉस्पिटल्स के लोगों ने, जो प्रोप्राइटर्स या जो मालिक थे, उन्होंने फ्रॉड किया जानबूझ के, और इसमें जो है कहीं न कहीं जो है आम जनता का जीवन जो है गया, लोगों की मौतें हुई, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की बहू, किसी की माँ, ऐसे हर एक परिवार कोई न कोई जो है खोया हुआ है। लेकिन अब जो है समाज में इस टाइप के जो भी वैक्सीन आई हुई हैं या वैक्सीन के जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, उसके बारे में और भी लोगों से हम जानेंगे उनकी क्या राय है। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आपके नाम से पूरा परिचय आप देंगे? मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी हूँ। मैं एक महामारी विशेषज्ञ हूँ, जिसको कि एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं। आर्म फोर्सेस में 27 साल मैंने नौकरी की है। उसके बाद मैं 19 साल से प्रोफेसर हूँ एक मेडिकल कॉलेज में। सर, तो कोविड के आने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? कोविड के आने के बाद मैंने फॉलो किया, चाइना में आया, फिर थाईलैंड, फिर सबसे ज़्यादा इटाली में आया। तो शुरू में मेरे को लगा कि ये एक रेस्पिरेटरी बीमारी है। फिर जो लॉकडाउन किया, उसके पहले ही मेरे को कुछ स्टूडेंट्स थे, मैं जहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कि भाई यहाँ लॉकडाउन, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा किया जा सकता है। जब लॉकडाउन चालू हुआ तभी से मैं, क्योंकि महामारी विशेषज्ञ खुद हूँ, मैंने खुद कई महामारियाँ का इन्वेस्टिगेशन किया है, पब्लिश किया है, तो मेरे को तो लगा कि ये बहुत चीज़ें गलत हो रहा है। तब मेरे को लगा अनसाइंटिफिक है। और उसके बाद जब वैक्सीन आ गया, सबसे ज़्यादा अनसाइंटिफिक मेरे को लगा कि जब WHO ने रिकमेंड किया, CDC ने रिकमेंड किया कि जो आदमी को एक बार कोविड हो जाता है, उसके बाद भी उसको वैक्सीन लेना ज़रूरी है, तब मेरा विश्वास उठने लगा। ये सब बॉडीज़ जो है WHO या CDC की, ये तो गलत हो रहा है। क्योंकि मेरे को स्ट्रॉन्ग नॉलेज था कि हमेशा हम साइंस में पढ़े हैं, हमारे जो एक्सपीरियंस में है कि जिसको एक बार बीमारी हो जाए, वायरल इन्फेक्शन, उसका इम्यूनिटी एक तो स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ अ नोन नॉलेज। और वैक्सीन आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल है, तो एक एक्सपेरिमेंट चीज़ को कैसे ये मास स्केल में वैक्सीन रोल आउट कर रहे हैं। दूसरे बाद जैसे कि डेटा आ गया था, 3-4 महीने में डेटा आ गया था, और हमको ग्रांट मिला था। हमारे जो कॉलेज के एरिया में, पिंपरी चिंचवाड़ एरिया में, हमने 30 लाख पॉपुलेशन में सीरो सर्वे किया था। उसमें 60-70%, 80% स्लम एरिया में सीरो पॉजिटिविटी आ गया था। और उससे हमने जो इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट काउंट किया, जो कितने लोग मरते हैं, कितने लोगों को होता है, 0.17 आया था, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज से भी कम था। तो हमको लगा कि इतना कम बीमारी, और बच्चे लोगों में कोई डेथ नहीं था, कोई सीवियर डिजीज़ नहीं था। तो मेरे को तब लगा कि बच्चे लोगों, यंग पीपल में, 18 ईयर में भी अगर वैक्सीन दे रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। और सर, मैं जानूँगा वैक्सीन लेने के बाद ऐसा क्या बॉडी में होता है जिससे लोगों का डेथ हो रहा है? इसके बारे में आपको कुछ नॉलेज? नहीं, देखिए, कोई भी चीज़, चाहे वैक्सीन हो, चाहे कोई भी दवाई हो, कुछ लोगों में रिएक्शन होता है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि सब वैक्सीन लेगा सभी को साइड इफ़ेक्ट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वैक्सीन का जो, कोविड वैक्सीन का जो डेटा है, ऑस्ट्रेलिया से जो डेटा आया था, 800 लोगों लेते हैं तो एक लोगों को सीवियर साइड इफेक्ट होता है। 1 in 800, तो 799 लोगों को कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है, जो क्लिनिशियन है, जो अस्पताल में काम करता है, जो लोग कहते हैं, वो सही में बिलीव करते हैं कि वैक्सीन आर सेफ एंड सेफ, क्योंकि वो 800 मरीज़ तो देखते नहीं है, और एक मरीज़ को वो सोचेंगे कोइंसिडेंटल है। पर जब हम एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट हम बिग डेटा देखते हैं, कंट्री वाइज डेटा देखते हैं, तब हमको लग रहा है कि यंग डेथ्स का ज़रूरत से ज़्यादा डेथ्स हो रहे हैं बिग डेटा सेट्स में। उसमें तब जैसे कि डेटा फ्रॉम USA है, 70-80% कार्डियक इवेंट्स बढ़ गए हैं, वो सीरियस साइड इफेक्ट होता है। और जो इंटरनेशनल वैक्सीन स्टैंडर्ड्स होते थे, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, अगर 10,000 में एक को अगर सीरियस साइड इफेक्ट हो, वो वैक्सीन को रोक दिया जाता था। तब ये लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है। इतना जो बीमारी जिसका कि इन्फेक्शन फेटेलिटी आज के तारीख में 0.05% है, उसको एक अननोन वैक्सीन इतने लार्ज स्केल में दिया जा रहा है। और जो 69 ईयर्स से जो नीचे है उसको 0.05, और जो यंग एज है, 18 ईयर्स का बच्चा है या 40 साल का है, उसका 0.001, और जो कि जैसे अभी डिस्कशन में पता चला कि जिसको कि कोई दूसरी बीमारी है, उसको आप उसको इन्फ्लेट करके बता रहे हैं कोविड डेथ है। और इसमें वैक्सीन तो इतने, जिसका कि अभी रिजल्ट्स भी नहीं आया है पूरे ट्रायल का, ऐसा तो वैक्सीन देना अनएथिकल है एक्चुअली।
इसीलिए हम एंटी वैक्सर नहीं हैं। हमको खाली वैक्सीन नहीं देखना चाहिए, हमको देखना चाहिए किस बीमारी से हम बचा रहे हैं। अगर किसी बीमारी का अगर 30% मोर्टेलिटी है, 20% मोर्टेलिटी है, किसी को टिटेनस हो जाए तो 20% हो सकता है, तो हम एक बार सोच सकते हैं कि यार इसको संभावना है, ये इसका एनवायरनमेंट ऐसा है, गोबर है, स्पोर्स आ सकते हैं, उसमें हम रिस्क ले सकते हैं। पर जिस बीमारी का आपका 0.1% है, 0.05% है, उसमें तो कोई वैक्सीन इंडिकेटेड नहीं है। अच्छा सर, ये वैक्सीन का तो खेल जो है काफ़ी कई सालों से चला और चल भी रहा है, लोग लड़ भी रहे हैं न्याय के लिए, समाज के लिए, न्याय के लिए। अंबर कोरी सर जी जो है अभी भी लड़ रहे हैं इस मुहिम में, और बहुत सारे लोग इस मुहिम को छोड़ के चले भी गए, लेकिन बहुत सारे नए लोग ज़्यादा तादाद में अब जुड़ भी रहे हैं, क्योंकि अलग अलग वीडियोज़ देखने के बाद लोगों को पता चल रहा है कि हमारे साथ में गलत हुआ। लेकिन गलत हुआ तो इसको सही कैसे किया जाए? वैक्सीन तो ले लिए हैं, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद हमें ठीक कैसे होना है, और लड़ना भी है, गलत के खिलाफ हमें लड़ना भी है। और आगे वैक्सीन लोगों को जो लगे ना, गलत तरीके से लगाई नहीं जा सके, जो कि गलत वैक्सीन, जब तक उसके रिजल्ट ना पता चले तब तक हम वैक्सीन ना लें, ना तो किसी को लेने दें। यह जो है बहुत अच्छी एक मुहिम है अवेकन इंडिया मूवमेंट के द्वारा। मैं मैम से कुछ बातें करूंगा। मैम, आपका क्या कहना है अवेकन इंडिया मूवमेंट के बारे में और कोविड के बारे में, दोनों के बारे में आप बताएं। अवेकन इंडिया मूवमेंट के बारे में तो आप काफ़ी कुछ जान भी चुके हैं आपके चैनल पे भी। अब कोविड के बारे में मैं ये बताऊंगी कि देखिए, हम थोड़े साइकोलॉजिकली हमको पूरा अफेक्ट कर दिया गया था। बाकी जिस दिन लॉकडाउन हुआ उस दिन से हज़ारों की तादाद में लोग सड़क पर जा रहे थे खाने के लिए। रोज़ न्यूज़पेपर में फ़ोटोज़ आ रहे थे कि किस तरह भीड़ में लोग खाने के लिए पड़ापड़ी कर रहे थे। हाँ, तो ये सब चीज़ों में कोई कोविड से नहीं मरता था। जो मरते थे वो एक्सीडेंट से मरते थे या भूख से मरते थे। तो कोविड से मरता वो आँखों से दिखता था। उसके बाद कितनी इलेक्शन रैलियाँ हुई, कितना, तो एक सामान्य समझ डॉक्टर के हिसाब से तो मैं बोलूँगी कि आपको किस तरह इंटरनेशनल जो टॉप लेवल के डॉक्टर्स थे, एपिडेमियोलॉजिस्ट थे, हमारे देश के खुद जो एपिडेमियोलॉजिस्ट के 3 बड़े बड़े एसोसिएशन ने मिलके बोला था लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो साइंस की आवाज़ थी उसको पूरा दबा दिया गया था। जो इंटरनेशनल डॉक्टर्स थे जो टॉप पर थे, उन्होंने भी बोला कि ये चीज़ में बहुत कम मोर्टालिटी है, कोई ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, ये कोई नया वायरस, जिस तरह एकदम नया वायरस है नोवेल कोरोना वायरस, नो, कोई ये नया वायरस भी नहीं था। वो भी मतलब ये सब ब्लड के टेस्ट से पता चला था कि ये कुछ बीमारी बड़ी नहीं है, नया वायरस नहीं है। फिर भी जिस तरह, तो मैं यही बोलूँगी जो मेरे कि हमने ये जो कोविड में सीखा वो, क्योंकि हम स्वाइन फ्लू से नहीं सीख पाए। स्वाइन फ्लू के समय भी ये पूरी इंक्वायरी होके साबित हो चुका था कि WHO, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और सभी देश की सरकारें मिलकर इस तरह का लोगों के विरुद्ध में काम कर सकती है। उसमें हम नहीं सीखे तो कोविड आया। अब कोविड के आगे नहीं आए, इस तरह का कुछ भी आए तो हम जो ये जो सच्चे साइंटिफिक आवाज़ें हैं उसको ज़्यादा उभर कर लाए, लोगों की मूवमेंट चलाए कि नहीं बस हो गया। हम ये सब जो फार्मा कंपनी के पैसे के से चलने वाली रिसर्च को नहीं मानेंगे। हमको साइंस का एविडेंस चाहिए और उसके बिना हम आपकी कुछ भी नहीं सुनेंगे। तो लोगों की आवाज़ पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डिसीजन में किस तरह आए, उसके लिए हमें आगे मुहिम चलानी होगी। वही मैं तो कोविड से सीख लेती हूँ। थैंक यू मैम। अभी जो है मेरा आखिरी सवाल होगा, और जो है कैमरे के ऊपर से आप फिंगर हट लीजिए, से ही करूँगा, क्योंकि मैं यह जानूँगा और लोगों को भी इनके द्वारा मैं यह जानवाने की कोशिश करूंगा, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें वैक्सीन तो ले ली है, लेकिन वैक्सीन से हम छुटकारा कैसे पाए, उस जहर मुक्ति कैसे पाएँ, समझिए हमारे शरीर में जो है, और अभी तक लड़ाई कहाँ तक पहुँची है। तीसरी क्वेश्चन मेरी होगी, सर आप सुनिएगा, तीसरा क्वेश्चन मेरा यह होगा, क्या हुआ जो कोविड का जो पीरियड था वह स्कैम पीरियड भी था? क्योंकि कोविड का तो स्कैम था, बाकी और भी संस्था और भी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारे भरपूर पैसे कमाए। तो इन 3 सवाल आपसे है। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो कोविड का जो पीरियड था उसमें किस प्रकार की संस्थाओं ने जो है स्कैम किए, और कौन कौन सी ऐसी संस्था हैं? 2-4 संस्था के नाम बताएंगे। पहले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसके बाद आपका ये जो क्रॉस शॉफ का ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और उसके बाद हमारा देश का ही जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जिसको PHFI पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया चलाता है। तो ये तीनों ने मेन काम किया। सर BMC
बीएमसी तो उनका नौकर है, जो पैंडमिक टीटी था तो जहाँ से सेंटर से आता था उनको फॉलो करना था। अभी भी बीएमसी जो है कटघरे में खड़ी है, अभी भी जो है जांच चल रही है। ये तो बॉम्बे ऐसे शहर में सबसे बड़ा घोटाला एक बीएमसी का यही भी था कोविड पीरियड का। देखिए किरीट सोमैया जी ने तो पूरा बुक छाप दिया उस पर कि कितना कोविड घोटाला हुआ। जो डेथ बैग था जिसमें लाशें ले जाते थे वो कुछ 30-40 रुपये का था, इन्होंने 1800 रुपये में लिया। अभी के जो नया सीएम है उन्होंने भी बहुत सारा घोटाला निकाला सामने। तो और अभी एक आया है कि जो दहीसर में 2.5 करोड़ में लेके शाम को पीएमसी ने 300 करोड़ में लिया। तो ये तो घोटाले भर भर के है और इसमें तो उद्धव ठाकरे सरकार तो पूरे इन्वॉल्व थे। उद्धव ठाकरे सरकार के ऊपर हमने केस भी किया है बॉम्बे हाई कोर्ट में, और जितना उनके पास प्रूफ था हमने सब कोर्ट में लगाए भी हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ एक नहीं सब, कोई भी स्टेट में जाइए हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने सबको लूटा है। अच्छा सर, मेरा ये सवाल था कि जो कोविड के समय में जितने भी आप लोग ने बहुत सारे एफआईआर, बहुत सारे केसेस आप लोग ने किए, अभी भी कुछ चल रहे हैं, कुछ की तारीख नहीं आई, आप बता रहे थे। तो अभी तक हम कहाँ तक लड़ाई लेके पहुँच चुके हैं? देखिए ये कोर्ट पे तो मेरे को विश्वास है, बिकॉज कोर्ट से ही हमको जीत हासिल हुई है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्या कोर्ट्स में हमारे डेट्स नहीं पड़ रहे हैं। डेट्स हम मांगते भी हैं, थोड़ा ऊपर हाई ऑन बोर्ड आता भी है, लेकिन तभी तक हियरिंग पहुंचता नहीं है वहाँ तक, और फिर आगे की डेट मिल जा रही है। तो कोर्ट से सबको उम्मीद है, हमको भी उम्मीद है, और कोर्ट के सब जजेस से एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि ये जहाँ लाइफ एंड डेथ का सवाल है इसको आप पहले लीजिए। आपका तो जो भी सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है, ठीक है, जो हो चुका है उसमें आप डिसीजन दे रहे हो। यहाँ तो लोग अभी भी मर रहे हैं, तो इससे पहले आप आइए, इसको पहले सामने लाइए और इसको क्लियर कीजिए। सर मेरा एक सवाल है, आप ही क्यों इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? सर मैं नहीं लड़ रहा हूँ, अवेकन इंडिया मूवमेंट में करीब 20 लाख मेंबरशिप है हमारा, और सारा वर्ल्ड में सब लोग लड़ रहे हैं। जैसे यहाँ सब डॉक्टर साहब लोग बैठे उन लोग भी लड़ रहे हैं। जिसको ये मालूम पड़ गया है वो लड़ रहे हैं। कोई ऐसा है क्या उसको सरकार की डर से या अपने काम की डर से वो नहीं बोल पा रहा है, लेकिन वो भी लड़ रहा है, वो भी अपने दोस्तों को बोल रहा है, वो भी अपने व्हाट्सएप में चला रहा है कि जो आज सब यंग डेथ्स हो रहा है सबको पता है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता है। मैं चेंबूर में एक चाय पीने गया था, वहाँ पर भी वही चर्चा हो रही थी कि किसी के घर में आज टॉयलेट से बाहर निकला 35 साल की लेडी, वो गिर के मर गई, तो उस वैक्सीन को ही गाली दे रहे थे उन लोग। मैं चुपचाप ही चाय पी रहा था। तो ये सबको पता चल चुका है, ये नया चीज़ नहीं है। सर पता चल चुकना अलग है, और आपको जो है आपको रोहन टेंगरा जी जो शायद, हाँ, उनके ऊपर जो है केसेस हुए, कुछ पेनाल्टीज लगी, आपके ऊपर लगी, बाकी लोगों पे तो नहीं लगी। तो कहीं न कहीं आप लोग जो है मेन चेहरा आप हैं, कहीं न कहीं आप जो है मेन चेहरा हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या आपको किसी प्रकार की डर या धमकी भी आती होगी इस चीज़ों में? हाँ देखो, एक इंसिडेंट हुआ था केरला में, मैं ज़्यादा उसमें बोलूँगा नहीं। तो एक छोटा सा जानलेवा हमला हुआ था मेरे पे, बच गया मैं, और अदरवाइज़ तो मेरे को पता नहीं किसने किया वो। और उसी के बाद हमारे ऊपर डिफेमेशन केस हुआ। आधार पूना वाले ने मेरे पे, योहान टेंगरा पे जो एम के सामने है उन पे केस किया। और वो केस का भी बताना चाहूँगा कि यहाँ जो जज के सामने था, एडवोकेट नीलेश ओझा ने काफ़ी सारे तथ्य रखे थे, लेकिन वो एक पर इंक्यूरियम यानी गलत जजमेंट हमारे अगेंस्ट गया, और हमारे जो वीडियोस थे वो हटा देने बोला। तो वो वीडियोस तो हमने हटाया नहीं, वीडियोस अभी भी चल रहे हैं, और हमने उसका अपील भी किया है, और उसका हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो जज का वो भी हम कर रहे हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा है कि अभी जो लोग ने वैक्सीन ले लिया है, लेकिन वैक्सीन ले ली है तो इसको डिटॉक्स कैसे किया जाए, और कुछ कॉन्टैक्ट्स हों उसके सारी डिटेल्स आप दे सकते हैं? एम का खाली काम डराना नहीं है। पहले हम चाहते थे कि लोग बचे। जब भी डेल्टा चल रहा था, जब भी आना जाना बहुत मुश्किल था मई में, तभी एम के लोग पूरे टीम सपोर्ट कर रहे थे। मैं और योहान मुंबई से दिल्ली पहुंचे, वहाँ प्रशांत भूषण के साथ, कोलिन सर के साथ हमने केस फाइल किया था। हमको लगा था कि कोर्ट में जाते ही ये वैक्सीनेशन बंद होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 9, 10, 11 महीना लग गया। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिले किया, बिकॉज नवंबर 21 में ही उनको पूरा डेटा मिल गया था, बट वो डिसीजन दिया उन्होंने मई को, तभी तक काफ़ी हो गया था। लेकिन ये हुआ क्या, जो बूस्टर नहीं चला, बूस्टर से लोग बच गए। अगर आपको पता है कि हर एक देश में तीसरा चौथा बूस्टर भी सबको लगाना पड़ा, हमारे देश में कंपलसरी निकल गया, तो बूस्टर से लोग बच गए। तो ये हम एक छोटा सा अपना उपलब्धि मानते हैं कि बूस्टर बच गए तो काफ़ी लोगों की जान बच गई। दूसरा, बच्चों का वैक्सीन हमने चलने नहीं दिया, प्रेग्नेंट लेडी को कंपलसरी नहीं किया, अपंग लोगों को, पागल लोगों को हमने कंपलसरी नहीं किया। तो इस हिसाब से जितना भी हमारे से हो सके हमने किया। हम मानते हैं कि अब पूरा नहीं कर पाए हम, बिकॉज हम छोटे थे, हमको कोई सुन नहीं रहा था, हमारे को सपोर्ट नहीं था। नहीं सर, आपका कहना है गलत है कि आपने पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि मैं आपके साथ में पूना जाके जो है हम लोग वहाँ पे 8-9 घंटे रुक के जो है वहाँ पे हम लोग कैंसिल करवा के आए थे ऑर्डर, 12 साल के जो नीचे वालों को जो वैक्सीन थी। हाँ, वो आप जो बोल रहे हैं वो तभी 21 में
ऑर्डर आ गया क्या 10th और 12th एग्ज़ाम के लिए आपको वैक्सीन कंपलसरी है। तो तभी हमने सोचा कि अगर कोर्ट में जाएंगे तो अभी तक तो एग्ज़ाम हो जाएगा, तो करे क्या। तो तभी हमने एक डायरेक्ट एक्शन प्लान मोड तैयार किया जो बाद में काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। तो हम डायरेक्ट पहुंच गए पूना में हेल्थ अथॉरिटीज़ के पास और वहां पर अंबेडकर साहब को हमने घेरा और बोला कि आप किस हिसाब से ऑर्डर निकाल सकते हो, आप हमको कानून बताइए। और नीलेश ओझा सर ने हमको इमीडिएटली एक लेटर भी बना के दिया था और उसमें जितने कानून आज है, इन्फॉर्म कंसेंट जो कंपलसरी है, हाई कोर्ट्स के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, कॉमन कॉज के ऑर्डर, पुत्तुस्वामी कोर्ट के ऑर्डर, ये सब ऑर्डर्स हमने लगा के उनसे डिस्कस किया, बात किया और उसी दिन शाम को उन्होंने वो लेटर वापस लिया। तो ये काफ़ी बड़ा उपलब्धि था, इससे काफ़ी बच्चे बच गए। सर वो रह गया सवाल, वो कहीं पे डिटॉक्स करने वाला है। देखिए, डिटॉक्स के लिए एम ने काफ़ी काम किया है। अवेकन इंडिया मूवमेंट में आप सर्च में जाके डिटॉक्स सेलेक्ट कीजिए, काफ़ी सारे डिटॉक्स हमने डाला है। उसमें एलोपैथी भी है, कहीं आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, यूनानी है, बहुत किस्म के डिटॉक्स हमने दिया है, सब सक्सेसफुल है। जैसे कोई ऐसा नहीं सक्सेसफुल नहीं है, जो हमने देखा कि सक्सेस हो रहा है उसको हमने वहाँ डाला है। तो आप आपके हिसाब से कोई भी ले लीजिए और आप खुद को डिटॉक्स कीजिए। तो सर वेबसाइट पूरा बता देंगे फिर से एक बार? awakenindiamovement.com। थैंक यू सर। जैसे कि हम अंबर कोरी जी से हमने सारी चीज़ें बात की और उन्होंने बताया कि जैसे जैसे लड़ाइयाँ इनके ऊपर हमले भी हुए, जैसे कोशिश कर रहे हैं कोर्ट से लेके हर जगह, आज समाज में भी अवेकन इंडिया टीम को लेके एक मुहिम को लेके चलाना एक बहुत बड़ी बात है, जहाँ पर लोगों का विरोध हो, बड़े लोगों का विरोध हो, छोटे लोगों का ना विरोध हो। लेकिन वहीं पर मैं ये चीज़ें कहूँगा कि अवेकन इंडिया मूवमेंट के साइट पर जाके अगर जिन लोगों ने वैक्सीन लिया हुआ है, डिटॉक्स करने के अलग अलग तरीके हैं, उस तरीके से अपने आप को डिटॉक्स कर लें ताकि कहीं अंदर का डर या फिर जो भी वैक्सीन का असर है वो ख़त्म हो जाए, अपने आप को सेफ समझें। और आने वाले समय में फ्यूचर में कभी भी कोई भी वैक्सीन लेने से पहले 10 बार सोचें, उसके बारे में जानें, तो ही किसी भी प्रकार की दवा या वैक्सीन आप लें। इसी के साथ मैं जय पांडे, PJ न्यूज़ से जय हिंद।